हाँ जी, फ्रिक्शन। चलिए जरा बताइए थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में, व्हाट इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंड हाउ इट वर्क्स, व्हाट यू नो अबाउट द फ्रिक्शन। चलो बोलो जी। Sir, it is a force which opposes the direction, which opposes motion. अच्छा, विच अपोजेस मोशन ना। Yes, sir. ठीक। अभी जरा सोच के बताना कि यहाँ बहुत सारा हम फिगर आपके लिए रखे हैं, आपको ये सब डेफिनेशन टाइप चीज क्लियर करने के लिए। यहाँ देखो, ये आदमी जो है वो इस बॉक्स को राइट की तरफ पुश कर रहा है, इसका मतलब ये बॉक्स राइट की तरफ मोशन कर रहा है, करेक्ट ना। Yes, sir. तो फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट की तरफ, ये एकदम तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से है, करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। No, sir. हाँ, यहाँ भी देखो ये सब है ना, स्लाइड करता हुआ नीचे जा रहा है, जब इसका मोशन नीचे हो रहा है तो यहाँ जो सरफेस और इस स्लाइडर के बीच का फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ भी वही है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है फ्रिक्शन उसके अपोजिट में चल रहा है। जब हम पेन से लिखते हैं, पेन जिधर जाएगा फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा, बोलो ठीक है। हाँ, sir. लेकिन यहाँ इनका रेसिंग स्टाइल देख के बताइए कि ये किधर दौड़ रहे हैं, लेफ्ट में या राइट में। मतलब इनका मोशन लेफ्ट में है, तो यहाँ फ्रिक्शन भी लेफ्ट में दिखाया है। या हम इसको सेलेक्ट इस तरह से किए कि एक आपके पास आए जो आपके डेफिनेशन को थोड़ा परफेक्ट बनाए। मतलब अगर ये सब फिगर सही है, बिल्कुल सही है, सब फिगर सही है, कोई गलत नहीं है, तो जो आप अभी तक पढ़ रखे हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो इनकम्प्लीट या गलत है, बात समझे। Yes, sir. तो फिर सर इसमें है क्या, देखो, कभी भी फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब ये खुद को एडजस्ट करने वाला फोर्स है, जो अपना एडजस्टमेंट मैग्नीट्यूड के साथ भी करता है, डायरेक्शन के साथ भी, मतलब अपने मैग्नीट्यूड को भी ये बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या अपने डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर सकता है। जैसे जैसे मान लो जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स है, अगर हम इसको राइट की तरफ पुश करते हैं तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ काम करता है, और अगर हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ पुश करते हैं तो फ्रिक्शन राइट की तरफ काम करता है, बोलो सही है। Yes, sir. मतलब आप जिधर फोर्स लगाएं फ्रिक्शन उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उसको दिक्कत नहीं हुआ। देखो वेट का एक ही डायरेक्शन है, जब आप अभी तो आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ ही रहे हैं, जब आप बॉडी के वेट का बात करते हैं तो वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल इज ऑलवेज कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, सूडो फोर्स, बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन 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 क्या इन सब में तुम देखा कभी वो अपना डायरेक्शन बदल ले? नहीं, उसका जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन रहेगा, करेक्ट है। हाँ, लेकिन फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स आप डिस्कस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं जो अपना जरूरत के हिसाब से डायरेक्शन बदल लेता है, इवन मैग्नीट्यूड को भी। अब देखिए ना, देखिए ये आदमी इसको खींच रहा है, ये आदमी इसको दम लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, इसका फोर्स 1 न्यूटन, बॉडी नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब जब ये अपनी तरफ खींचा 1 न्यूटन से और ये बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब उस समय फ्रिक्शन 1 ही न्यूटन था। सर ज्यादा भी तो हो सकता है। ज्यादा होता तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में मूव कर जाता। हाँ सर। अगर मान लो ये 1 न्यूटन लगाता, ये 10 न्यूटन होता तो 9 न्यूटन फोर्स इधर होता, ये बॉडी इधर मूव कर जाता, किया? हाँ सर। नहीं। तो अगर ये 1 न्यूटन लगाया तो ये फ्रिक्शन 1 न्यूटन, वो थोड़ा और फोर्स बढ़ा दिया, 1 न्यूटन से बढ़ के हो गया 2 न्यूटन, फिर भी बॉडी मूव नहीं किया, तो अगर वो 2 न्यूटन फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन। यस सर।
अगर वो इसी तरह से फोर्स 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन तक लगाया और बॉडी मूव नहीं किया, इसका मतलब फ्रिक्शन भी अपने आप को अप्लाइड फोर्स के हिसाब से जीरो से बढ़ाते 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 10 न्यूटन तक ले आया। अब आप लोग अगर घर में कोई बड़ा सा अलमीरा को अपनी जगह से हिलाए होंगे ना, तो आप एक फील किए होंगे एक चीज कि एक क्षण आपको खुद ही महसूस होने लगता है कि अब वो मूव करेगा। बोलो है कि नहीं? यस सर। उतना तक अगर आप फोर्स लगाते तो बॉडी रुका रहता है। इसका मतलब जितना आपका फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। अगर आप उस फ्रिक्शन से भी बड़ा फोर्स लगा देते हैं तब बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब फ्रिक्शन अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करता है, अपने डायरेक्शन को तो एडजस्ट करता ही है, अपने मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट करता है। बोलो सही है? ठीक, अब आगे सुनो, आगे सुनो। सर पता चल गया मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करता है, मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करता है। ठीक है, उस एडजस्टमेंट को हम और भी तरीके से आपके सामने रख सकते हैं, गौर से देखिए। मान लीजिए ये एक सरफेस है और ये एक इंक्लाइन है, ओके, रफ इंक्लाइन है, रफनेस है इसमें। इस पे आप एक ब्लॉक को रखो, एंगल है थीटा, क्या नीचे की तरफ लगेगा mg sin थीटा? बोलो बोलो। यस सर। ठीक, अब अगर आप इस ब्लॉक को इस पे रखते हैं, रख देते हैं, इंक्लाइन पे रख देते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि स्लिप ही करेगा। तुम रख के देख लेना, हो सकता है ये रेस्ट में रहे, पीछे की तरफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा, उसको रोक के रखेगा, बांध के रखेगा, नीचे नहीं जाए। देखो देखो हम रख दिए लेकिन ये नीचे थोड़ी ना जा रहा। इसका मतलब जो नीचे की तरफ का mg sin थीटा वो फ्रिक्शन बैलेंस करके रखा है। यस सर। अब तुम ये थीटा धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जब तुम थीटा को धीरे 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 बढ़ाते जाओगे तब भी ये बॉडी नीचे नहीं जा रहा है। अगर ये बॉडी नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि जब mg sin थीटा बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी बढ़ के उसको मैनेज कर दे रहा है। बोलो सही है? यस सर। तो फ्रिक्शन कैन एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड अप टू सर्टेन लिमिट। एक वर्ड है सर्टेन लिमिट तक, बहुत ज्यादा नहीं एडजस्ट कर सकता लेकिन एक लिमिट तक अपना वैल्यू बढ़ा सकता है। ठीक है, एक चीज क्लियर, मैग्नीट्यूड का एडजस्टमेंट आपको समझ में आया। अब सर डायरेक्शन के बारे में बताइए कुछ। यहां तो पता चल गया मोशन का अपोजिट, मोशन का अपोजिट, मोशन का अपोजिट, मोशन का अपोजिट, लेकिन ये तो आके सब खेल खराब कर दिया। फ्रिक्शन कभी भी मोशन के अपोजिट में नहीं लगता। बोला बचपन से तो हम लोग यही सीखे हैं, मोशन के अपोजिट में लगता। आप पहला ही लाइन बोल रहे फ्रिक्शन कभी मोशन के अपोजिट में नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, और हम सही है, फ्रिक्शन कभी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगता। फ्रिक्शन हमेशा जो कांटेक्ट सरफेस है उसके रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पूरे बॉडी को देखोगे गलत हो जाएगा। अपना ध्यान लगाओ इसके पैर के ऊपर, कांटेक्ट पॉइंट जिस डायरेक्शन में स्लिप करना चाहता है, रिलेटिव मोशन दिखाना चाहता है, फिसलना चाहता है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्या मेरी बात समझ में आई? नो सर। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, जब आप किसी बॉडी के मोशन को देखते हैं तो पूरे बॉडी को देख के अगर आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड, वीडियो तो आ रहा है। हाँ सर, क्लियर है। वो अपना भी मेरे ही ऊपर थोप रहा है। देखो, पूरे बॉडी को देख के अगर आप फ्रिक्शन के मोशन को डिसाइड कीजिएगा तो आप है ना 10 में से 9 जगह गलत हो जाइएगा। चैप्टर में आपको देखना है जहां कांटेक्ट हो रहा है। जैसे हमको पूरे बॉडी को देखोगे गलत होगा। इसका पैर देखो, पैर जहां ये जमीन के साथ टच में है, इसके पैर को बताओ ये पैर से किधर ताकत लगा के पैर को धकेल रहा है, आगे या पीछे? पीछे धकेल रहा है, पीछे धकेल रहा है। जब ये पैर चाहता है फ्लोर पे पीछे फिसलना तो फ्रिक्शन लगता है आगे। बोलो समझा? हाँ सर, अब समझे। पूरे मोशन को मत देखो जहां कांटेक्ट है। देखो
यहाँ पे जो आदमी इसको पुश कर रहा था, नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला सरफेस आगे की तरफ रिलेटिव मोशन शो कर रहा है, फिसल रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे। समझे? जब हम इस मार्कर से राइट की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्शन है लेफ्ट की तरफ। क्लियर है? यस सर। आप पूरे बॉडी को मत देखिए, कांटेक्ट पॉइंट को देखिए। कांटेक्ट पॉइंट सरफेस के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली जिधर जाना चाहता है, रिलेटिव मोशन शो करता है या करना चाहता है, वर्ड करता है या करना चाहता है, फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हालात के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। फ्रिक्शन हमेशा इस तरह से कांटेक्ट सरफेस के बीच काम करता है कि जो रिलेटिव मोशन है कांटेक्ट सरफेस का, जो रिलेटिव मोशन है कांटेक्ट सरफेस का, उसको ये अपोज करे। हम बोले मोशन को अपोज नहीं करे, हम ऐसा नहीं बोले, हम बोले रिलेटिव मोशन जो कांटेक्ट सरफेस के बीच है उसको ये अपोज करे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखिए, फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आपको बताते हैं। थोड़ा डेफिनेशन लिख लो सब कोई फ्रिक्शन का। तैयार हो? लिखो, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स which can adjust, it is a self adjusting force which can adjust its magnitude, which can adjust its magnitude as well as direction, which can adjust its magnitude as well as direction, which can adjust its magnitude as well as direction, and direction of friction, and direction of friction is always, direction of friction is always parallel to contact surface, parallel to contact surface in such a way, parallel to contact surface in such a way so that it opposes, so that it opposes the relative motion, it opposes the relative motion, it opposes the relative motion between contact surfaces, it opposes the relative motion between contact surfaces। हो गया सभी का? यस सर। चलो सही। अब आ जाओ, चलो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। मान लो जैसे हम लोगों के पास नीचे एक रफ सरफेस है, इसके ऊपर ए ब्लॉक है, उसके ऊपर बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, यहां भी रफनेस है, ये भी रफी है। अब बी का आगे की तरफ का वेलोसिटी है बीबी और ए का आगे की तरफ वेलोसिटी है बीए। आपको ये समझना होगा कि रिलेटिवली कौन किससे आगे निकल रहा है, और ये डाटा हम तुमको दे रहे हैं कि मान लो कि ए के वेलोसिटी से बी का वेलोसिटी ज्यादा है। अगर ए का वेलोसिटी 10 है तो बी का वेलोसिटी मान लो 12 है। तो जरा सोच के बताना, यहां पे हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन बनाएंगे,
B है और ये A है, तुम इस वेलोसिटी के डाटा को देखो, बताओ A के रिस्पेक्ट में B किधर जाना चाहता है, राइट या लेफ्ट? आवाज आ रही है? यस सर। A के रिस्पेक्ट में B किधर जाना चाहता है, लेफ्ट या राइट? अरे यार, B का वेलोसिटी है 12, A का वेलोसिटी है 10, तो B आगे जाना चाहता है ना, राइट जाना चाहता है ना A के रिस्पेक्ट में। यस सर। तो B पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, क्योंकि वो राइट की तरफ जाना चाहता है, तो उसके मोशन को नहीं, उसके A के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब बताओ, A के रिस्पेक्ट में B निकल रहा था राइट, तो B पे लगा फ्रिक्शन लेफ्ट। रिवर्स करो, B के रिस्पेक्ट में A क्या लेफ्ट की तरफ जा रहा है? हाँ सर। यस सर। तो क्या उस पे फ्रिक्शन लगेगा राइट? यस सर। देखिए, A और B के बीच ये जो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ फ्रिक्शन विल फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहने का मतलब हो गया, अगर B पे फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ है तो A पे उतना ही फ्रिक्शन राइट की तरफ होगा। अब चलिए जी, नीचे वाले रफ सरफेस को देखिए, बोलिए सरफेस के रिस्पेक्ट में A किधर जा रहा है, राइट जा रहा है? यस सर। तो नीचे भी एक फ्रिक्शन होगा लेफ्ट की तरफ, इसको एक दूसरा नाम दे दो FR2। चलिए, एक डायरेक्शन से नहीं होगा, 2-3 बार बात करते हम लोग। चलिए बी फिगर, मान लीजिए A का वेलोसिटी B से बड़ा है, A का वेलोसिटी B से बड़ा है। अगर A का वेलोसिटी B से बड़ा है, अगर तो A अगर आगे निकलना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, और B अगर पीछे छूटना चाह रहा है तो फ्रिक्शन उसको आगे लाएगा। मतलब B ये है, A ये है, B पीछे छूट रहा है क्योंकि B का वेलोसिटी कम है, तो रिलेटिवली इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। और A राइट जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। 1 1। और नीचे वाला सरफेस में तो चाहे कोई भी वेलोसिटी दे दो, ये राइट ही जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। इज दिस क्लियर? यस। सोच के बताना। थर्ड, किसी को डायरेक्शन में कोई इशू? नो सर। अगर A और B का वेलोसिटी सेम है, अगर A और B का वेलोसिटी सेम है, तो जरा सोच के बताना, B और A के बीच का फ्रिक्शन कितना? 0। यहां का फ्रिक्शन है 0, ठीक है। और नीचे वाले सरफेस का मोशन राइट था, तो यहां तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा ना। बोलिए, समझे? यस सर। तो ये तरीका है फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करने का। बताओ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है? रिलेटिव मोशन, कांटेक्ट सरफेस के रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही, कांटेक्ट सरफेस के रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देखिए, मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड आगे जा रहा है, हम बोले लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड आगे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे और लेफ्ट हैंड पे फ्रिक्शन आगे। राइट हैंड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड आगे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे और राइट हैंड पे आगे। इज दिस क्लियर? यस सर। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आप इस तरीके से डिसाइड करते हैं। आगे आइए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली फ्रिक्शन का 3 टाइप होता है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन,
देखिए चीजों को समझाने के लिए हम आपके सामने एक इंक्लाइन प्लेन बना रहे हैं। ये सबसे कम थीटा, उससे बड़ा थीटा, उससे भी बड़ा थीटा, उससे भी बड़ा थीटा, और ये और भी बड़ा थीटा। जब ये थीटा इंक्लाइन का काफी कम था तो इस पे जो ब्लॉक था वो रेस्ट में था। फिर आगे भी जो थीटा था उस पे भी ब्लॉक जो था वो रेस्ट में था। अगले थीटा में भी ब्लॉक रेस्ट में ही था, लेकिन उसके बाद जो थीटा आया ब्लॉक एकदम लिमिटिंग केस में था। आप लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में बात कर लीजिए। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया एकदम इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा भी थीटा बढ़ेगा मोशन। और फिर जब आप थीटा को थोड़ा और बढ़ा दिए तो अब तो बॉडी भाई मोशन करने लगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, फिफ्थ फिगर। फर्स्ट फिगर में बताओ mg का जो साइन थीटा 1 है, mg का जो साइन थीटा 1 है उसको कौन बैलेंस करके रखा है? फ्रिक्शन बैलेंस करके रखा है सर। दूसरे केस में जो mg का साइन थीटा 2 है, क्या उसको भी फ्रिक्शन बैलेंस करके रखा है? थर्ड केस में जो mg का साइन थीटा 3 है, क्या उसको भी फ्रिक्शन बैलेंस करके रखा है? फोर्थ केस में भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या mg का जो साइन थीटा 4 है उसको भी फ्रिक्शन बैलेंस करके रखा है? हम बोले बैलेंस। अब क्या है, फिफ्थ केस में इक्विलिब्रियम में नहीं है, मोशन कर रहा है, तो mg साइन थीटा 5 बड़ा है, पीछे फ्रिक्शन जरूर है लेकिन बॉडी नीचे जा रहा है, इसका मतलब है mg साइन थीटा 5 बड़ा है, फ्रिक्शन से बड़ा है mg साइन थीटा 5। देख इस केस में बॉडी चाहता है मूव करना लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है, फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर दे रहा है। बॉडी चाहता है मूव करना लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है। बॉडी रिलेटिव मोशन शो करना चाहता है सरफेस के रिस्पेक्ट में लेकिन कर नहीं पा रहा। ऐसे फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो 1 2 3 क्या स्टैटिक फ्रिक्शन है? यस सर। इन तीनों 1 2 3 4 का भी बात नहीं कर रहे, 1 2 3 बात कर रहे। 1 2 3 में mg का जो साइन थीटा कंपोनेंट है इस वजह से बॉडी नीचे स्लिप करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। ऐसे केस में जब बॉडी हैव टेंडेंसी टू शो रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस बट इट डज नॉट शोज मोशन, टेंडेंसी है लेकिन दिखा नहीं रहा है, उस समय जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है कांटेक्ट सरफेस के बीच उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर? यस सर। सेकंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फोर्थ फिगर। जब हम लोग थीटा बढ़ाते जाएंगे एक क्षण ऐसा आएगा जब हमको खुद ही महसूस होगा कि जो बॉडी इस पे रखा है वो जस्ट लिमिटिंग केस में है। थोड़ा भी थीटा बढ़ाए बॉडी स्लिप कर जाएगा, थोड़ा भी थीटा बढ़ाए बॉडी स्लिप कर जाएगा। ऐसे समय में जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है कांटेक्ट सरफेस के बीच जिससे बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई और चीज नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही सबसे बड़ा वैल्यू है। जब आप इंक्लाइन को उठाते जा रहे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जा रहे, एक क्षण ऐसा आया
कि बॉडी के पास टेंडेंसी है कि अब थोड़ा भी आप इंक्लाइन बढ़ाएंगे बॉडी स्लिप कर जाएगा नीचे। मतलब उस क्षण के जस्ट पहले जो सरफेस का फ्रिक्शन था वो मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा था, और वैसे फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये पांचवा, बॉडी चाहता है रिलेटिव मोशन शो करना और कर रहा है, फिसल रहा है, सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है, सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है, फिसल रहा है सरफेस के रिस्पेक्ट में, फिसलना चाहता है लेकिन नहीं कर सक रहा है, स्टैटिक। जस्ट फिसलने वाला है, लिमिटिंग। अब फिसल रहा है, स्लिप कर रहा है, फिसल रहा है, जो सरफेस पे फ्रिक्शन होगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक और डायनेमिक। इट इज क्लियर? यस सर। चलो लिखो तीनों डेफिनेशन एक एक करके। टॉपिक दे देना टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। और जो लोअर क्लास में स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन पढ़े थे वो? रोलिंग फ्रिक्शन जब आपको रोटेशन पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ओके। और ये स्लाइडिंग वाला से? यही स्लाइडिंग है, जो फ्रिक्शन तुम पढ़ता है ना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन बोल रहा है ना, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। ओके। तीसरा नंबर वाला जो है ना उसको लिखो। फर्स्ट में लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान से लिखना, that frictional force between contact surfaces, that frictional force between contact surfaces that frictional force between contact surfaces when surface have tendency to slip one over the other, surface have tendency to slip one over the other, but actually they does not slip. But actually they does not slip. They does not slip. Comma, that frictional force exists between contact surfaces. That frictional force exists between contact surfaces. That frictional force exists between contact surfaces is known as static friction. Is known as static friction.
ठीक है, हो गया जी सबका? यस सर। अगला लिखो। हाँ बोलो, हो गया सबका? यस सर। अगला लिखो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन डैश जगह लिखना दैट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स exist between that maximum frictional force exists between contact surfaces, that maximum frictional force exists between contact surfaces when body placed on incline, when body placed on incline is in limiting equilibrium, 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 comma is known as limiting friction, comma is known as limiting friction. Limiting friction. हो गया? सर इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन उसमें भी बॉडी मूव नहीं करेगा ना? ना, बॉडी मूव नहीं करेगा, मूव करने वाला होगा लेकिन मूव नहीं करेगा, ठीक है? यस सर। इट मींस सर mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, mg sin थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन। ओके सर। अगला लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। लिखना है इसमें that frictional force between contact surfaces, that frictional force between contact surfaces when body shows relative motion, body shows relative motion with respect to surface, body shows relative motion with respect to surface, ब्रैकेट में लिखो स्लिपिंग, ब्रैकेट में लिखो स्लिपिंग, ब्रैकेट क्लोज, is known as kinetic friction or dynamic friction, is known as kinetic friction or dynamic friction. समझ में आया? यस सर।
तो ये 3 डेफिनेशन था आपके पास, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ आपके सामने है, और कॉन्सेप्ट बाकी जो है वो आपके जनरल लाइफ का कॉन्सेप्ट है। कोई एक भारी सा अलमीरा को अपनी जगह से मूव कराने का कोशिश करो, लाइक ये कर रहा है। जो ये पूरा फेनोमेनन हो रहा, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, चीजों को समझो क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे केस में जब आप उस अलमीरा को पुश करना स्टार्ट करते हैं, जब आप पुश नहीं करते हैं तो क्या अलमीरा और नीचे वाले फ्लोर के बीच कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है? नो सर। नहीं, जीरो। जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएं वहां 1 न्यूटन, जब आप 2 न्यूटन लगाएं वहां 2 न्यूटन, जब आप 3 न्यूटन लगाएं 3 न्यूटन, 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9, ऐसे धीरे 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 करके 10 तक पहुंचा। अब आपको लग रहा है क्या ना कि 10 के जगह में 11 जहां लगाए बॉडी मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो तुम जरा अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ कि बॉडी को अपने जगह से, उस अलमीरा को अपनी जगह से खिसकाना मुश्किल है, या एक बार अगर हिल गया तो उसको मोशन कराना मुश्किल है? सब फास्ट वाला मुश्किल है। उसको अपनी जगह से एक बार में हिलाना मुश्किल है। एक बार अगर वो हिल गया तो फिर उसके बाद उसके मोशन को हम लोग मेंटेन रखते हैं ना, धक्का देते रहते, चलते जाता। बोलो सही है? ऐसा क्यों सर? होता तो है। हाँ, बता रहे हैं, इसीलिए तो बात उठाए हैं। जब आप फ्रिक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जब आप इसका ग्राफ बनाइएगा, फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच, तो ये ग्राफ ऐसा आता है। क्या है सर इस ग्राफ में? जरा गौर करना। जीरो अकर अप्लाइड फोर्स जीरो था, फ्रिक्शन जीरो था। जैसे जैसे तुम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहा था, फ्रिक्शन भी उसी समय बढ़ रहा था। जैसे जैसे आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ते 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 यहां पहुंचा, फ्रिक्शन हो गया मैक्सिमम। अब तुम फोर्स को थोड़ा भी इंक्रीज करा तो बॉडी मोशन करने लगा, और मोशन करते समय ये फ्रिक्शन थोड़ा घट गया, उसके बाद कांस्टेंट। इस फ्रिक्शन को आप कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जिसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं वो ये है। इसी का मैक्सिमम वाला वैल्यू फ्रिक्शन का लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, लिमिटिंग। और थोड़ा सा घटने के बाद दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। यह आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है। अब दिमाग खुलता है, बात सुनने वाला सोचता है कि आखिर काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है। उसके लिए आपको ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई डाउट? ग्राफ समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। यस सर। अब जिनको भी इसमें डाउट रहता है कि आखिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा और काइनेटिक थोड़ा छोटा क्यों होता है, वो आप देखिए कि फ्रिक्शन का बाई नेचर कैसा है। देखिए, जब आप दो सरफेस को ऐसे कांटेक्ट में लाके रखते हैं तो आपको देखने में तो सब कुछ स्मूथ जैसा दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उबड़ खाबड़ है। बोलो है ना? इस उबड़ खाबड़ की वजह से इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स डेवलप हो जाता है दोनों के बीच। उसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, पॉजिटिव निगेटिव सब आपस में जुड़ जाता है। इसलिए फ्रिक्शन को बाय नेचर इलेक्ट्रिकल कहा जाता है। बाय नेचर फ्रिक्शनल फोर्स इज इलेक्ट्रिकल। अब ऊपर एक वर्ड है कोल्ड वेल्डिंग।
आखिर फ्रिक्शन को कोल्ड वेल्डिंग क्यों कहते हैं? वेल्डिंग आप लोग समझते हैं वेल्डिंग? यस सर, चिपकाना। हाँ, मेटल को मेटल के साथ हीट के इफेक्ट से चिपका देना, उसको वेल्डिंग आप कहते हैं। लेकिन हीट से चिपकाना, लेकिन फ्रिक्शन हीट का सहारा नहीं लेता। आप जब दोनों सरफेस को रखते हैं तो एक दूसरे के बीच इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। अब देखो, जब ये रखा हुआ है, जब ये एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है और आप इसको धकेल के मूव कराना चाहते हैं, आप इसको पुश करके मूव कराना चाहते हैं, तो आप एक तरह से बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं ना। यस सर। तो जो बॉन्ड पहले से बना है उसको तोड़ना मुश्किल है। एक बार टूट गया तो फिर चलते चलते बॉन्ड बनाते रहेगा, फंसते रहेगा, हम लोग धकेलते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेगा। सरफेस ऐसा रफ होता है इसलिए कहीं कहीं फंसते रहता है। शुरुआत में इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बना हुआ है, एक बार आप धक्का देके उसको तोड़ दिए, अब उसके बाद तो फंसेगा निकलेगा, फंसेगा निकलेगा, चलते रहेगा। तो तुम ही सोचो, शुरुआत में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंपैरिजन टू बाद वाला बात। यस सर। इसलिए आपको बोला जाता है कि फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फ्रिक्शन के काइनेटिक वैल्यू से हमेशा बड़ा होता है। आप समझे? अब समझे कि ग्राफ में यहाँ पे ये नीचे क्यों आया है थोड़ा? यस सर। तो फ्रिक्शन बाय नेचर इलेक्ट्रिकल होता है, ये कोल्ड वेल्डिंग की तरह है, और दोनों लेयर्स के बीच जो रफ सरफेस है उसमें दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ कुछ इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बना लेता है जिनको तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, यहां तक भाई आप में से किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी? यहां से देखना स्टार्ट, यहां से पहला, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। आई होप सो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, करेक्ट ना? यस सर। नाउ यू हैव लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का लॉ, दो लॉ है। सबसे पहला फ्रिक्शनल फोर्स does not depends on area of contact surface। फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी कांटेक्ट सरफेस के एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कांटेक्ट सरफेस के एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इज दिस क्लियर? मतलब मान लो जैसे तुम्हारे पास एक इस तरह का क्यूबॉइड है, अभी आप किसी सरफेस के ऊपर ए फेस, बी फेस और सामने है सी फेस। अगर आप सरफेस के ऊपर उसका ए फेस रखे हैं तो सबसे बड़ा सरफेस आप कांटेक्ट पे रख दिए, बोलो सही है? यस सर। और अगर आप उसको ऐसे खड़ा करके रखें तो सबसे कम एरिया कांटेक्ट में रखा हुआ है, बोलो ठीक है? अरे नहीं समझा? यस सर, कम सरफेस पे रखो। दोनों केस में फ्रिक्शन सेम होगा, फ्रिक्शन सेम, मतलब उसको कांटेक्ट एरिया के ज्यादा या कम होने से कोई मतलब नहीं है। चाहे ये पेन मार्कर ऐसे रखा रहे या ऐसे रखा रहे, फ्रिक्शन सेम होगा। ओके सर, बट जो इससे पहले वाला बताया था उसमें तो सर
बॉन्ड तो सर ज्यादा होगा ना, तो सर उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा ना। आप ये बॉन्डिंग सोच रहे हैं, लेकिन उस बॉन्डिंग के पीछे यहाँ एक एन लिखा हुआ, उस पर तो अभी हम आपको ले ही नहीं गए। ठीक है, यस सर। दूसरा लॉ, लिमिटिंग फ्रिक्शन and kinetic friction depends on normal reaction between contact surfaces. सरफेस के बीच जो कांटेक्ट सरफेस है उसके बीच का जो नॉर्मल है उसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है। मतलब फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, या फ्रिक्शन का जो काइनेटिक वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। नॉर्मल जिस अब आप इसको ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, क्या दोनों केस में नॉर्मल mg है? यस सर। यस सर। तो अगर नॉर्मल सेम है तो याद रखना फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है या काइनेटिक वैल्यू है उसका वैल्यू भी सेम होगा। ठीक है, जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं यहां कांस्टेंट आता है म्यूएस, और जैसे ही यहां पे आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं कांस्टेंट आता है म्यू के। अब कोई इस बात से चिंतित हो सकता है कि सर म्यूएस क्यों, म्यूएल क्यों नहीं? याद रखिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई अलग चीज नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू है। बोलो सही है? यस। इसलिए इसको म्यूएस लिखते हैं, वेयर म्यूएस इक्वल्स टू static coefficient of friction तो म्यूएस इज कॉल्ड स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यहां अगर जाओगे तो म्यू के इज कॉल्ड काइनेटिक coefficient of friction, static coefficient of friction and kinetic coefficient of friction। ठीक है, ये दो चीज होता है। कभी भी अगर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू चाहिए कि कोई सरफेस मैक्सिमम कहां तक फ्रिक्शन लगा सकता है तो म्यूएस इंटू एन, और कोई सरफेस मोशन जब हो रहा है, बॉडी स्लिप कर रहा है, उस समय कितना फ्रिक्शन लगाएगा तो म्यू के इंटू एन। आप इसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी सरफेस के लिए, फॉर एनी सरफेस, आप कोई भी सरफेस का बात कर ले, कोई भी सरफेस का बात कर ले, फॉर एनी सरफेस ऑलवेज रिमेंबर कि म्यू के जो है वो म्यूएस से छोटा होता है। इसी वजह से फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है उससे फ्रिक्शन का काइनेटिक वैल्यू छोटा होता है। इज दिस क्लियर? यस। कोई भी सरफेस उठा लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा म्यू के का वैल्यू जो दिया रहेगा वो हमेशा म्यूएस से कम होगा, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसा भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा जहां एक ही म्यू दिया रहेगा, तो सर इसका मतलब क्या समझेंगे? देखो एक्चुअली उस सरफेस में जहां एक म्यू दिया है, लॉजिक ये कहता है कि वहां पे म्यू एस और म्यू के में बहुत कम डिफरेंस है। जैसे म्यू एस अगर 0.6 है तो म्यू के का वैल्यू 0.59 है, इसलिए क्वेश्चन सेटर दो म्यू ना दे के एक ही म्यू दे देता है।
अगर एक म्यू रहेगा तो चाहे आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना रहे या काइनेटिक, आप उसी को यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। हमेशा ध्यान रखना म्यू का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। सर म्यू 0 किसके लिए होता है? म्यू 0 होता है स्मूथ सरफेस के लिए। और जैसे जैसे म्यू का वैल्यू इंक्रीज करता है, याद रखना रफनेस इंक्रीज करता है। कौन सा सरफेस ज्यादा रफ है उसका म्यू उतना ही ज्यादा होगा। अगर म्यू का वैल्यू 0.6 है और 0.8 है तो आपको आइडिया है कि 0.8 वाला ज्यादा रफ है। इज दिस क्लियर? यस। तो म्यू का वैल्यू बढ़ने से रफनेस बढ़ता है, इसको आप दिमाग में जरूर रखेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या अच्छा कि फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो आप सिखा दिए। फ्रिक्शन का काइनेटिक वैल्यू निकालना ये भी आप सिखा दिए। लेकिन व्हाट अबाउट स्टैटिक? स्टैटिक के बारे में क्या बात है? नॉर्मल निकालना तो आता है ना आपको? यस mg। हर जगह mg होगा? नहीं सर। तो हर जगह के हिसाब से बात करेंगे, चलो उस पर भी काम कर लेंगे, लेकिन पहले इस पे थोड़ा बात कर लें। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत झमेला वाला बात है। क्यों क्यों झमेला वाला बात है? अरे यार, इसमें कोई फॉर्मूला है ये नहीं, और जिस चीज का फॉर्मूला होता है वो ज्यादा इजी होता है। जैसे इसको मालूम है कि इसको कैसे निकालना, म्यू एस इंटू एन से निकालना, इसको म्यू के, इसका फॉर्मूला नहीं, और फॉर्मूला नहीं है तो ये और झमेला है। अब क्या होता है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा निकालने का। बिल्कुल है, एकदम जनरल कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है, जनरल कॉन्सेप्ट है। कोई भी बॉडी को धक्का देने वाला या खींचने वाला वैसा फोर्स जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल हो, बॉडी पे लग रहा हो लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा हो, तो जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल खींचने या धकेलने वाला जो फोर्स है, जिसके लगने के बावजूद भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, वही फ्रिक्शन का स्टैटिक वैल्यू है। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। तो फ्रिक्शन का स्टैटिक वैल्यू जब लिखने कोई दे देना तो बहुत सोच समझ के लिखना। इज इक्वल्स टू नेट फोर्स पैरेलल टू contact surface, net force parallel to contact surface which try to move body but body does not move. Net force parallel to contact surface, net force parallel to contact surface which try to move body, जो कोशिश कर रहा है कि बॉडी मूव करे। आपको पूरा फोर्स नहीं लेना है, फोर्स का वही भाग लेना है जो हमारे कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है। फोर्स का वही हिस्सा लेना है जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है, जो चाहता है कि बॉडी मूव करे लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसी के बराबर। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? यस सर। एक एग्जांपल दीजिए ना। एकदम बिल्कुल, उसी के लिए हम तैयार हैं। चलो आपको पहले एक छोटा छोटा एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन तो है ही, आप देख ही चुके हैं, लेकिन चलिए कुछ छोटा छोटा एग्जांपल। यहाँ पे सरफेस है जिसका म्यू एस का वैल्यू है 0.6 और म्यू के का वैल्यू है 0.5। ओके, आप इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हो एक फोर्स के साथ 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, एंगल है 53 डिग्री, और इसका मास मान लो आप 10 केजी है। अब कोई देख के बताओ बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा?
चलो ठीक है, आप बता भी नहीं पाओगे, कोई इशू है नहीं, आपको पहले बनाने आना चाहिए। सबसे पहले ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल वाला फोर्स F का cos 53 है, ऊपर वाला F का sin 53 है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। बोलो बोलो बोलो, डायग्राम समझे? यस सर। सबसे पहले नॉर्मल निकालो, पहले नॉर्मल निकालो। ऊपर की तरफ n लग रहा है, ऊपर की तरफ F का sin 53 लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है mg। n प्लस F का वैल्यू कितना, F का वैल्यू कितना, तो F का वैल्यू 60, sin 53 का वैल्यू 4/5 और यहाँ mg 100 लिख दें। n प्लस 12 चौक 48 इज इक्वल्स टू 100। क्या n का वैल्यू लिख दें? 100 में से 48 दिया 52 न्यूटन। यस सर। अब आप फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो μs इंटू n, μs का वैल्यू 0.6 और नॉर्मल 52, इतना न्यूटन। फिर फ्रिक्शन का काइनेटिक वैल्यू निकालें, μk इंटू n 0.5 इंटू 52, 26 न्यूटन। अब जरा आप इसको भी निकाल लें, 60 इंटू 3/5, 36 न्यूटन। अब आप सब डाटा देखिए, सब डाटा पे गौर कीजिए, सब डाटा पे नजर दौड़ाइए। अब आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है कि बॉडी मूव करेगा या नहीं? करेगा सर। कैसे पता चला तुमको जी की करेगा? सर ये मतलब हम लोग 36 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स 26 न्यूटन लग रहा है। गलत, थोड़ा सा गलत, एकदम लास्ट में गलत। लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड वेरी गुड। 36 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल मूव कराने के लिए और लिमिटिंग फ्रिक्शन 31.2 है, इससे ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगा। समझे जी आलोक? हाँ सर, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब लिमिटिंग वाला वो कंसीडर करना है। सिंस F पैरेलल टू सरफेस ग्रेटर देन फ्रिक्शन का लिमिटिंग, सो बॉडी विल मूव। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, पता चल गया बॉडी मूव करेगा। अगर बॉडी मूव करेगा तो फ्रिक्शन है कितना? बोलो बोलो बोलो, पता चल गया बॉडी मूव करेगा। बॉडी मूव करेगा तो फ्रिक्शन है कितना? 31.2 न्यूटन। गलत, 26 26 न्यूटन, क्योंकि एक बार बॉडी अगर मूव करने लगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। चेक करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को लेके, लेकिन अगर मेरे पास जो फोर्स लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो मोशन होगा, और अगर मोशन होगा तो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। इज दिस क्लियर? हाँ सर। So friction is only 26 न्यूटन। तो अब आप ऐसे मान लो कि ये बॉडी है, इस बॉडी पे राइट की तरफ का जो फोर्स लग रहा है वो 36 न्यूटन का है, लेफ्ट की तरफ का जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 26 न्यूटन का है। मास आपको मालूम है तो इसका एक्सेलरेशन होगा राइट की तरफ। क्या लिखते हैं? 36 माइनस 26 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। और यहां से आप निकाल लीजिए एक्सेलरेशन, यहां से आप निकाल लीजिए एक्सेलरेशन अगर जरूरत है तब। क्या समझ में आया क्या हुआ? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अब एक चीज पूछते हैं आपसे, मान लीजिए अगर ये फोर्स 36 न्यूटन के जगह पे, 36 न्यूटन के जगह पे अगर ये 20 न्यूटन आता, ये वाला 20 न्यूटन आता, ये वाला 20 न्यूटन आता,
तो बोलो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर मूवमेंट एक प्लेस नहीं होता। बॉडी नहीं मूव करता, बिल्कुल सही। और फ्रिक्शन कितना होता? स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन रहता। वेरी गुड, स्टैटिक फ्रिक्शन होता 20 न्यूटन होता, क्योंकि आपका फोर्स लिमिटिंग से कम था, तो उस केस में बॉडी मूव ही नहीं करता। और बॉडी अगर मूव नहीं करता तो जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है दैट इज स्टैटिक बाय नेचर, उतना ही होता जितना कि उसको मूव कराना चाहता है। 20 न्यूटन मूव कराना चाहता है तो 20 न्यूटन पीछे डेवलप होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। समझे जी? नाज यस सर। क्लियर हुआ ये? चलिए, हाँ बोलो। सर किसी भी जो बॉडी मूव करता है उसका नीचे का सरफेस का रफनेस और स्मूथनेस से डिपेंड नहीं करता कि कितना। जब हम लोग क्वेश्चन में फ्लोर का जो कॉन्टैक्ट सरफेस फ्लोर का है उस पर हम लोग देखते हैं कि वो रफ है या स्मूथ है। जो बॉडी मूव करेगा उसका नीचे का सरफेस स्मूथ है या रफ है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये म्यू किसका है? सर फ्लोर का है। गलत। ये म्यू कांटेक्ट सरफेस का है। हम बोले कांटेक्ट सरफेस, हम कहीं नहीं बोले सरफेस। ऊपर वाला बॉडी और नीचे वाला बॉडी दोनों मिलके एक लेयर बनाता है। म्यू उसका होता, अकेले नीचे वाले का नहीं, अकेले ऊपर वाले का नहीं होता। ओके ओके। अब देखिए, बॉडी का मास पे डिपेंड करता है कि नहीं सर? नॉर्मल डिपेंड करता है, म्यू थोड़ी ना डिपेंड करे। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे घर में एक स्लीपर है, ठीक है, एक चप्पल है, बोलचाल की भाषा। अब उसको पहन के आप चलिए या आपका भाई चले या कोई और चले, हर केस में उसका म्यू नीचे वाले घर के फ्लोर के साथ सेम रहेगा। लेकिन सर फ्रिक्शन सबका अलग अलग होगा। बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि उसको पहनने वाले का एम अलग है, नॉर्मल अलग है, इसलिए फ्रिक्शन अलग है। बोलो समझा? यस यस सर। अब चप्पल बदल दो, तुम ही 4 तरह का चप्पल पहन के घर में ही चलो, घर का फ्लोर सबके लिए सेम, लेकिन सभी चप्पल का जो नीचे वाला सरफेस है और नीचे वाला जो घर का फ्लोर है, दोनों का कांटेक्ट तो एक जैसा नहीं है। नो सर। सबका म्यू अलग। समझे? यस सर। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल ध्यान से देखना। ये एक 10 केजी का एक ब्लॉक है। ओके, इस पे राइट की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स है 10T। 10T टाइम का फंक्शन। म्यू का वैल्यू है 0.6, ठीक है, एल का, और म्यू एस का वैल्यू है 0.5। तुम अगर फिगर को ध्यान से देखो तो क्या नॉर्मल अभी बहुत आसानी से mg लिख दें? यस सर। अच्छा, क्या यहाँ बहुत आसानी से अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एस इंटू एन, कहने का मतलब ये 100 आ गया, 100 गुने 6 60 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन का काइनेटिक वैल्यू है उसको म्यू एस इंटू एन, कहने का मतलब 50 न्यूटन लिख दे। बोलो सही है सब? यस सर। देखिए, कोई भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन है ना तो इतना काम झटपट कर लीजिए, नॉर्मल अच्छे से लिख लीजिए देखभाल के, म्यू एल निकाल लीजिए, सॉरी फ्रिक्शन एल निकाल लीजिए, फ्रिक्शन के निकाल लीजिए, फिर बैठ के सोचिए क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ देखिए, हम अलग अलग टाइम लेंगे। उस टाइम के लिए जो मेरा फोर्स है वो लेंगे, उसके लिए जो फ्रिक्शन है वो आप बताओ, उसके बाद जो नेट फोर्स बचेगा वो आप बताओ, और फिर आप एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताओ। देखो, 0 टाइम पे कोई फोर्स नहीं, फ्रिक्शन कितना? 0। 1 सेकेंड के बाद अप्लाइड फोर्स 10,
बोलो मोशन करेगा बॉडी? नो सर। फ्रिक्शन कितना? 10 न्यूटन। फ्रिक्शन का टाइप बोलो। स्टैटिक। स्टैटिक, बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम 3 सेकंड ले लेंगे तो मेरा फोर्स हो जाएगा 30 न्यूटन। यस सर। बोलो बॉडी मूव करेगा? नो सर। नो सर। क्या फ्रिक्शन 30 होगा? स्टैटिक। अच्छा, हम 5 सेकंड ले लिए, फोर्स हो गया 50 न्यूटन। बोलो बॉडी मूव करेगा? नो सर। नो सर। क्या मेरा फ्रिक्शन 50 न्यूटन होगा? बाय नेचर कैसा? बाय नेचर कैसा? लिमिटिंग। अरे यार स्टैटिक। अब 6 ले लिए, 60 फ्रिक्शन हो गया 60, क्या हो गया? लिमिटिंग। लिमिटिंग। अब 7 ले लिए, 70 हो गया। बोलो फ्रिक्शन कितना? 10 20 20 न्यूटन। अरे यार 50 न्यूटन। तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार कर गया तो बॉडी स्लिप करेगा ना। ये सर एफनेट बता रहे थे। अरे एफनेट क्या बता रहा, फ्रिक्शन पूछ रहे तो फ्रिक्शन 50 न्यूटन और बाय नेचर इट इज काइनेटिक। एफनेट हो गया 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन हो गया 2। बोलो ठीक है? यस सर। अच्छा, अगर 8 में गए 80 न्यूटन। बोलो फ्रिक्शन कितना? 50। बाय नेचर कैसा? काइनेटिक। इधर कितना? 30। यहाँ कितना? 3। अच्छा, अगर हम मान लो हम 20 सेकंड पे चले गए तो 20 गुने 10 200। बोलो फ्रिक्शन कितना? 50 न्यूटन। 50 ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बच गया हम लोग का 150। 150 में 10 से डिवाइड 15। बोलो समझा? यस। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। आज के क्लास में यहीं तक रखेंगे। आप इतना अच्छे से देख के रखिएगा क्योंकि अगले दिन से आपका है ना न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यस सर। तो इतना तक आप अच्छे से कंप्लीट करके बैठे। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। कहीं किसी को डाउट?